हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, यहां हम कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 बहुपद। अब तक भाग 5 में हमने देखा था बच्चों द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरणों की किस प्रकार हम पहचान करेंगे, द्विघात समीकरणों को हल करने की कौन कौन सी विधियां हैं, जिसमें से हमने पहली विधि गुणनखंड विधि की चर्चा कर ली थी बच्चों। अब गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्नावली 3.3 में जो प्रश्न हैं उनकी हम चर्चा करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन लेके मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए बच्चों। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण हैं। आपको जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है बच्चों, तो द्विघात समीकरण है या नहीं इसकी जांच हम किस तरीके से करते हैं। सरलतम रूप में हमने क्या कहा था बच्चों कि सरलतम रूप में समीकरण की शकल अगर ax² + bx + c = 0 से मिल रही है तब हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि ये समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण है। और जहां बच्चों हमने क्या बोला था, हमने कहा था कि एक ही जगह कभी भी 0 नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अगर आपने एक ही जगह 0 लिया तो x² वाला पद क्या हो जाएगा, विलोपित हो जाएगा, जिससे समीकरण किस में बदल जाएगी, रेखिक समीकरण में बदल जाएगी बच्चों। ठीक है, इस अगर सरलतम रूप में ax² + bx + c से मिल रहा है शकल, तब हम क्या कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। b और c की जगह क्या हो सकता है बच्चों, 0 हो सकता है। तो देखिए पहला प्रश्न का पहला भाग, x × x + 1 + 8 और बराबर में दे रखा है x + 2 × x - 2। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, देखिए बच्चों, हल करने के लिए सबसे पहले चेक करना है अगर आपको कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तब आप इसको किस में लाएंगे, निम्नतम रूप में लेके आएंगे। अर्थात जो ऑपरेशन आप इसमें हल कर सकते हैं उनको हल करेंगे, उसके बाद में आप इसकी शकल किससे मिलाएंगे, ax² + bx + c = 0 से। और a की जगह 0 नहीं हो सकता, b और c की जगह 0 आ सकता है। अगर उससे शकल मिली तब हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है, अदरवाइज हम क्या कह देंगे कि ये द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। तो देखिए पहले प्रश्न को ऐसे ही लिखें, x जैसा आपको दे रखा है x + 1 + 8 बराबर में क्या है बच्चों, x + 2 और x - 2। अब जैसे ही आपने बोला बच्चों x + 2 x - 2, तो इसका साउंड कैसा आ रहा है बच्चों, याद कीजिए सर्व समीकरण a + b a - b, a + b a - b क्या होता है बच्चों, a² - b²। उसका यूज मैं इसमें करने वाला हूँ। उससे पहले देखिए इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, x² + x + 8 बराबर में यहाँ पे देखो a + b a - b क्या होता है बच्चों, a² - b²। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मिल गया है x² + x + 8 बराबर x² - 4। आप सबको एक तरफ लेके आएंगे तो ये देखो बच्चों, x² - x² + x + 8 + 4 बराबर 0। और ये फाइनली आपके पास मिल जाएगा x + 12 बराबर 0। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है, जो कि एक द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। क्योंकि ये कैसा है, क्योंकि x × x + 1 + 8 बराबर x + 2 x - 2 ax² + bx + c बराबर 0, जहाँ a ≠ 0 के रूप में नहीं है। अतः हम क्या लिख देंगे, यह द्विघात, यह बच्चों क्या नहीं है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। क्या नहीं है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो फंडा आपको समझ में आया। सबसे पहले
प्रश्न में जो भी आप ऑपरेशन सॉल्व कर सकते हैं, जो संक्रियाएं गुणा वाली हैं वो कर सकते हैं, स्क्वायर वाली है, क्यूब वाली हैं, संक्रियाएं कर सकते हैं, जिनको हल करेंगे सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप में अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है तब तो ये द्विघात समीकरण है, अदरवाइज ये द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। प्रश्न संख्या 1 का भाग 2। इसके अंदर देखिए बच्चों क्या दे रखा है आपको, x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। तो बच्चों इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले सरलतम रूप में लेके आएंगे। तो यहाँ देखिए बच्चों x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू आपको दे रखा है एक्स क्यूब माइनस 4। क्योंकि हमें पता है a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये होता है ना बच्चों। कक्षा 9 में आपने पढ़ा है a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसका यूज करते हुए हम इसको ओपन करेंगे। a की जगह क्या है बच्चों, x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 प्लस 3x मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब, और बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, बराबर में चल रहा है एक्स क्यूब माइनस 4। ठीक है, इसको और अधिक हम सरल कर सकते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 2 तिया 6 एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12x प्लस 2 का क्यूब कितना हो गया बच्चों 8 बराबर एक्स क्यूब माइनस कितना 4। यहाँ एक्स क्यूब से कैंसिल आउट हो गया और ये बच गया बच्चों क्या 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 कैसे आया बच्चों, ये प्लस माइनस वाला 4 इधर जाके 8 में जुड़ जाएगा। क्योंकि अब देखो आपको ये कैसा दिख रहा है, ये कैसा है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में है, 0 के रूप में है बच्चों, 0 के रूप में है। अतः हम क्या कहेंगे, जो हमें समीकरण दे रखा था x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, एक क्या है, एक द्विघात क्या है समीकरण, एक द्विघात समीकरण है बच्चों। ठीक है, अगेन हमने क्या किया, जो भी प्रश्न हमें दे रखा था उसमें ऑपरेशन जो हम सोल्व कर सकते थे, जो संक्रियाएं अपन हल कर सकते थे, जैसे कि इसमें हमने क्या किया, क्यूब को हल किया और सरलतम रूप में लेके आए। और सरलतम रूप में उसका रूप कैसा दिखा हमें, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ a का मान 0 नहीं है बच्चों, इसलिए ये क्या है, ये एक द्विघात समीकरण है। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 3, प्रश्न संख्या 1 का भाग 3। देखिए बच्चों यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ तो आप सॉल्व नहीं कर सकते बच्चों, लेकिन यहाँ आप होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं और हम सरलतम रूप में लाके इसको देखते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले जो भाग 3 है इसको हम हल कर रहे हैं। ये हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, और क्योंकि हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का प्रयोग करते हुए हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस क्या बच्चों बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अभी भी जहां तक आप सोल्व कर सकते हैं उनको सोल्व कीजिए। यहाँ आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस कितना बच्चों 4। लाइक टर्म्स को, एक जैसे पदों को एक तरफ लेके आइए। यहाँ देखिए बच्चों एक्स स्क्वायर इधर माइनस हो जाएगा इधर आके, तो कैंसिल आउट कर दिया। वहाँ से यहाँ आप लेके आइए माइनस 4x इधर आ गया तो 7x, ये प्लस का 4 इधर आके आएगा माइनस का
3 बराबर 0। तो क्या ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है? नहीं बच्चों, ये कैसा है? रेखिक बहुपद बराबर 0 है, इसलिए ये रेखिक समीकरण है, जो कि हम यहाँ क्या लिख देंगे? अंत में हम लिख देंगे जो कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः ये एक द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। समझ में आया आपको किस तरीके से हम चेक करेंगे कि कोई भी समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं? सबसे पहला हमारा काम क्या है? उसको सरलतम रूप में लेके आना। उसके बाद में क्या करना है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करना। अगर ये इसी के रूप का होता है, अर्थात इसमें एक एक्स स्क्वायर वाला पद होता है, एक एक्स वाला पद, एक अचर पद, बराबर का चिन्ह होता है, तब ये क्या होता है बच्चों? एक द्विघात समीकरण होता है, अदरवाइज ये नहीं होगा। याद रखिए बच्चों, एक ही जगह कभी भी 0 नहीं ले सकते, बी और सी 0 हो सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, देखिए हमारे पास जो समीकरण दे रखा है वो है x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर, जहाँ x इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये एक द्विघात समीकरण है? पहले बात तो जो हमें समीकरण बोला है कि निम्न समीकरणों की जांच कीजिए, और इसने हमें समीकरण दिया ही नहीं है। तो ये क्या है? एक समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपने पिछला वीडियो ध्यान से देखा है तब आपको समझ में आ गया होगा कि ये समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें तो समान का चिन्ह ही नहीं है। यह एक क्या है? समीकरण नहीं है। अतः क्योंकि यह, हम लिख देंगे क्योंकि यह एक समीकरण नहीं है, अतः ये द्विघात समीकरण तो हो ही नहीं सकता। द्विघात समीकरण नहीं है बच्चों। क्यों नहीं है? क्योंकि समीकरण के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? बराबर का चिन्ह होना चाहिए, जबकि यहाँ पर तो कोई भी बराबर का चिन्ह नहीं है। और ये सिर्फ एक क्या है? ये सिर्फ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक बीजीय व्यंजक ही है। तो ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने क्या किए? प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल के चारों भाग कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपने पहले ही किए होंगे, अभी आप सिर्फ अपने उत्तर की जांच कर रहे होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्या कहा था कि प्रश्नावली 3.3 में जो गुणनखंड विधि वाले प्रश्न हैं उनको भी आप हल कीजिए। अब आप उनको हल करके मैं आपको हल करवा के चेक करवा देता हूं कि आपके प्रश्न सही है या नहीं। ठीक है बच्चों, बढ़ जाए प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न संख्या 2 क्या है बच्चों? गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। गुणनखंड विधि से समीकरणों को हल करने हैं। और गुणनखंड विधि क्या है बच्चों? सबसे पहले आप क्या नोट कर लेंगे? ए बी सी नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद में ए गुणा सी करके देखेंगे। धनात्मक आया तो ऐसे 2 गुणनखंड पता करेंगे जिनको जोड़ने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान आए। अगर ए गुणा सी ऋणात्मक आया तो उस गुणनफल के ऐसे 2 गुणनखंड फाइंड करेंगे। ऐसे 2 गुणनखंड पता करेंगे जिनको घटाने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान आए, यानी बी आए। ठीक है, फिर प्रथम 2 और अंतिम 2 में से हम क्या ले लेते हैं बच्चों? कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन लेके उसको रेखिक समीकरणों में बदलकर हम x के 2 मान निकाल लेते हैं, जो कि हमारे अभिष्ट क्या होते हैं? मूल होते हैं, अभिष्ट हल होते हैं। तो देखिए बच्चों, इनको हल करना है तो मैं पहले 1-2 प्रश्न आपको धीरे बताऊंगा, स्पीड कम रख के बताऊंगा, और फिर मैं स्पीड में करूंगा। तो आप इनको ध्यान से देखिए, पहले 2-3 प्रश्न जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हालांकि हमने उदाहरण में कर लिया था। तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण है। बिल्कुल ये द्विघात समीकरण है जिसमें a, b और c हमने नोट कर लिए हैं। सोचिए बच्चों, a, b और c के मान क्या हैं? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करके निकालिए। तो x स्क्वायर का गुणांक a, x का गुणांक b, और अचर पद कितना?
सी। तो पहला जो काम है आपने कंप्लीट कर लिया है। अगला क्या है, ए को सी से गुणा करो और चिन्ह देख लो। ए को सी से गुणा किया, ए को सी से गुणा किया तो 6 आया, वो भी काय का, प्लस का। नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम है 6 के गुणनखंड पता करो, 2 गुणनखंड। तो 6 के 2 गुणनखंड हम किस प्रकार से कर सकते हैं, एक तो हम कर सकते हैं 1 गुणा 6, एक काम हम कर सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक है, कौन से वाले गुणनखंड हमारे काम के होंगे, क्योंकि ये चिन्ह धनात्मक है अतः हम ध्यान रखेंगे कि जोड़ने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान आना चाहिए। तो क्या इन दोनों को जोड़ने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान अर्थात बिना साइन के अगर हम देखें तो 5 आएगा क्या, 1 और 6 को जोड़ने पे 5 नहीं आएगा बच्चों। जबकि अगर हम 2 और 3 को जोड़ते हैं, इन दोनों गुणनखंडों को जोड़ेंगे तो मध्य पद आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मध्य पद को विभक्त कर लेंगे इन दोनों गुणनखंडों के योग के रूप में। तो नेक्स्ट यहाँ हम लिखेंगे 2x² माइनस 2 + 3x + 3 बराबर 0। तो देखा बच्चों, एक ही स्टेप को में आपको क्या करना पड़ता है, 3 तरीके से आपको काम करना पड़ता है, तब जाके आप नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। अब आप क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें x को, 2x² माइनस 2x + 3x + 3 बराबर 0। अब आप ब्रैकेट हटा लें, 2x² माइनस 2x माइनस 3x + 3 बराबर 0। देखिए बच्चों, ब्रैकेट के बाहर माइनस, इसलिए अंदर के साइन हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस की संख्या माइनस में और माइनस की संख्या प्लस में बदल जाती है। अब आप क्या करते हैं, प्रथम 2 में से उभयनिष्ठ लेते हैं, तो इन दोनों में से 2x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा आपके पास x - 1। इन दोनों में से आपके पास -3 उभयनिष्ठ है, तो अंदर बच जाएगा आपके पास x - 1 बराबर 0। अब आप x - 1 को भी उभयनिष्ठ ले लें, तो अंदर बच जाएगा आपके पास 2x - 3 बच्चों। ठीक है, इसका मतलब है या तो x - 1 0 है या फिर 2x - 3 = 0, क्योंकि इन दोनों का गुणनफल कितना आ रहा है बच्चों, 0। अतः हम क्या करेंगे, यदि x - 1 को 0 लेते हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तथा यदि हम किसको लें, 2x - 3 को 0 के बराबर लें तो x बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 3/2 आ जाएगा, जो कि हमारे अभीष्ट क्या हैं, हल हैं। तो गुणनखंड विधि बहुत ही आसान, हमने पहले भी एग्जाम्पल लगाए थे इससे पहले वाले वीडियो में भी, और यहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रश्नवाली 3.3 के प्रश्न हल कर रहे हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 2 का भाग 2 देखिए, 9x² माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। हमारा काम वही, सबसे पहले हम a, b और c नोट करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, a गुणा c करेंगे, उसके बाद में हम उसके 2 गुणनखंड पता करेंगे और आगे का काम करेंगे। तो देखो a b c में हम a देखते हैं तो 9 आ रहा है, b -3 और c कितना है, -2। क्या आपको a b और c तो निकालने आ गए बच्चों, बिल्कुल। नेक्स्ट अब देखिए, हम क्या करते हैं, a को c से गुणा करते हैं, तो जब आप a को c से गुणा करोगे तो बच्चों कितना आएगा, -18 आएगा। यहाँ -18 आपको क्या बता रहा है, माइनस का चिन्ह आपको बता रहा है कि अब आप 18 के ऐसे 2 गुणनखंड पता करें, 18 के ऐसे 2 गुणनखंड पता करें जिनको घटाने पर, याद रखिए बच्चों माइनस का आया है, इसका मतलब जिनको घटाने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान आ जाए। मध्य पद कितना है बच्चों, मध्य पद है -3 और मध्य पद का संख्यात्मक मान कितना है, 3। ठीक है, तो 18 के आप गुणनखंड कीजिए, तो सबसे पहले 1 गुणा 18 कर सकते हैं, 2 ही गुणनखंड आपको पता करने हैं, 1 गुणा 18। 18 को आप लिख सकते हैं 2 गुणा 9, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 गुणा 9 लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं 3 गुणा 6। तो कौन सा हमारे काम का होगा, इनको घटा के देखिए, 3 नहीं आएगा, इनको घटा के लेने पर भी 3 नहीं आएगा, जबकि इनको घटाने पे 3 आ जाएगा। अतः हम मध्य पद को किसके रूप में लिखेंगे, 6 - 3 के रूप में लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले
आपने लिखा प्रश्न एज इट इज़, जैसा है वैसा लिख दिया, 3x माइनस 2 बराबर 0। फिर आप क्या करते हैं, मध्य पद को विभक्त करके लिखते हैं। तो माइनस अपनी जगह, 3 की जगह 6 माइनस 3 लिखेंगे, माइनस 2 बराबर 0। अगला आप क्या करते हैं बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आप करते हैं अंदर मल्टीप्लाई x को, तो 6x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। अगली स्टेप में आप क्या करेंगे, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। अगली स्टेप में आप क्या करते हैं, प्रथम दो और अंतिम दो में से उभयनिष्ठ लेते हैं। तो यहाँ उभयनिष्ठ आ रहा है 3x, जैसे ही आपने 3x उभयनिष्ठ लिया तो यहाँ 3x माइनस कितना बच गया बच्चों, 2। उभयनिष्ठ लेने का मतलब मैंने आपको बताया है पहले ही, उभयनिष्ठ जिसको आप लेते हैं उसका भाग लगा के ब्रैकेट में संख्याएं आती हैं। देखो 3x आपने कॉमन लिया तो 9x स्क्वायर में किसका भाग लगाएंगे, 3x का भाग लगाएंगे तो अंदर 3x बचेगा। यहाँ 6x में 3x का भाग लगाओगे तो क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लीजिए, 3x माइनस 2 यहाँ पे भी आपके पास बच गया है। अब आप इसमें से और इसमें से देख रहे हैं 3x माइनस 2 कॉमन आ रहा है, तो 3x माइनस 2 कॉमन लेने के बाद इसके पास तो बच गया 3x और आगे बच गया कितना बच्चों आपके पास, प्लस 1 बराबर 0। अब आप दोनों रेखिक जो आपके पास बहुपद आए हैं 3x माइनस 2, इसको 0 के बराबर ले लें, तथा यदि आप इसको 0 के बराबर लेते हैं 3x प्लस 1 को, तब यहाँ से तो आपके पास x का मान आता है 2/3 और यहाँ से x का मान कितना आ जाता है बच्चों, -1/3। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि गुणनखंड विधि को हमने द्विघात बहुपदों में भी बहुत अच्छे से सीख लिया था। यहाँ हम सिर्फ अपने उत्तरों की जांच कर रहे हैं बच्चों, आप पहले से ही इनको हल करके रखें। आगे देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 2 का भाग नंबर 3। यहाँ आपको रूट्स वाली संख्या दिख रही है, वर्गमूल वाली संख्या दिख रही है, तो घबराना नहीं है बच्चों, ये तो और अधिक आसान सवाल बनते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गुणनखंड विधि अप्लाई करनी है तो ABC निकाल लेंगे, ABC निकाल लेंगे और उसके बाद में A गुणा C करेंगे और उसके बाद में आप 2 गुणनखंड पता करेंगे, प्रथम 2 में से अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ लेंगे। तो यहाँ देखिए आपके पास जो प्रश्न है वो बच्चों क्या है, √3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7√3 बराबर 0। तो यहाँ से a की जगह तो आपको बच्चों क्या दिख रहा है, √3 दिख रहा है, b की जगह बच्चों आपको क्या दिख रहा है, 10 और c की जगह दिख रहा है 7√3। a गुणा c कीजिए बच्चों, यानी कि √3 को गुणा कीजिए 7√3 से, तो √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 7 तो अपनी जगह 3 हो जाएगा, √3 को √3 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, 3, और 7 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 21। कैसा आया बच्चों, ये धनात्मक आया। अतः 21 के ऐसे 2 गुणनखंड पता कीजिए जिनको जोड़ने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान अर्थात 7 आए। तो देखिए तीसरा काम हमारा क्या है, 21 के गुणनखंड पता करना। तो एक तो हो गया 1 गुणा 21, ये हम गुणनखंड कर सकते हैं, जोड़ के देखिए 7 नहीं आएगा। दूसरा हम कर सकते हैं 3 गुणा 7, 3 गुणा 7 कर सकते हैं, जोड़ के देखिए मध्य पद का गुणांक, सॉरी बच्चों मध्य पद का गुणांक कितना है, 10 है, तो 10 आ जाएगा क्या, बिल्कुल 10 की जगह हम क्या लिख देंगे, 3 + 7 लिख देंगे। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा √3x स्क्वायर और 10 की जगह हम लिख देंगे 3 + 7 या 7 + 3 जो भी आपकी इच्छा हो, 7√3 बराबर 0। और अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7x प्लस 7√3 बराबर कितना बच्चों, 0। अगला काम आपको याद हो ही गया होगा, क्या है अगला काम, बिल्कुल सही जवाब। अगला काम है प्रथम 2 में से और अंतिम 2 में से कॉमन लेना। तो देखिए बच्चों, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, √3x स्क्वायर का मतलब √3 गुणा x है क्या, बिल्कुल यही है।
और 3x का मतलब है √3 गुणा x। ठीक है बच्चों, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 गुणा √3 लिख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों में से क्या उभयनिष्ठ है, इन दोनों में से √3 उभयनिष्ठ है और x भी उभयनिष्ठ है। तो आप ले लेंगे √3x उभयनिष्ठ, तो इसके पास से तो क्या बच जाएगा, सिर्फ x बचेगा, इसके पास से x और इसके पास से क्या बचेगा, सिर्फ √3 बच जाएगा अंदर। आगे देखिए 7 उभयनिष्ठ है तो अंदर बच जाएगा x प्लस √3 बराबर 0। अब आप x प्लस √3 को भी क्या ले लें, उभयनिष्ठ अगर ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा आपके पास √3x प्लस कितना बच्चों, 7 बराबर 0। अब आप अगर किसको 0 लेते हैं, यदि x प्लस √3 को 0 के इक्वल लेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, -√3 आ जाएगा। और यदि आप √3x प्लस 7 को 0 के इक्वल लेंगे बच्चों, तो यहाँ से आपके पास x का मान -7/√3 आ जाएगा। तो x के दो अभिष्ट मान हमारे पास क्या आ गए, -√3 और एक आ जाएगा -7/√3 बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 2 का भाग 4। 100x² बड़ी संख्या, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने विधि को ध्यान से समझा है, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने लगाए हैं और अब तक हमने गुणनखंड विधि के 3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। तो डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है बच्चों। गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल कीजिए। समीकरण है 100x² - 20x + 1। तो देखिए बच्चों आसान है, बहुत आसान है। आप अपने उत्तर की जांच कीजिए मेरे साथ, जैसा आपने किया है पहले ही किया होगा। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे, ये जो मैं रायन के उधर लिखता हूँ बच्चों, पता है आपको क्या है ये, वो जो मैं अपने माइंड में करता हूँ वो मैं आपको इधर बताता हूँ। सबसे पहले मैं A, B और C के मान नोट कर लूँगा। A का मान मेरे पास है 100 और B का मान है -20 और C का मान है +1। फिर मैं क्या करता हूँ बच्चों, A गुणा C करता हूँ। A को C से जब आप गुणा करते हैं तब आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। और 100 कैसा है बच्चों, यहाँ पर प्लस का आएगा, प्लस का 100 आया। इसका मतलब 100 के ऐसे 2 गुणनखंड पता करें जिनको जोड़ने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान अर्थात 20 आए। तो देखो सबसे पहले हम करते हैं 100 के अगर 2 गुणनखंड करने हैं तो हम 1 गुणा 100 कर सकते हैं, लेकिन इनको जोड़ने पे कभी भी क्या नहीं आएगा, इनको जोड़ने पर कभी भी 20 नहीं आएगा। तो दूसरा हम क्या कर सकते हैं, 100 के 2 गुणनखंड 2 गुणा 50 कर सकते हैं क्या बच्चों, इनको भी जोड़ने पर 2 गुणा 50 लिखा है बच्चों, वो 80 नहीं है। 2 गुणा 50 भी कितना होता है, ये भी 100 होता है। अगला देखिए बच्चों, आप लिख सकते हैं 4 गुणा 25, आप लिख सकते हैं 10 गुणा 10। तो इसी तरीके से आप और भी क्या कर सकते हैं, गुणनखंडों के रूप में 100 को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमारे काम का कौन से गुणनखंड होंगे, 10 गुणा 10। क्यों, क्योंकि इन्हीं को जोड़ने पर हमारे को क्या मिल रहा है, मध्य पद का संख्यात्मक मान 20। तो देखिए बच्चों हम क्या कर देंगे, 100x² - 20x + 1 को किस तरीके से लिख लेंगे, हम लिख लेंगे इसको 100x² - 20 की जगह हम क्या लिख देंगे, 10 + 10 x + 1 बराबर 0। x को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 100x² - 10x - 10x + 1 बराबर कितना बच्चों, 0। अब हम प्रथम 2 में से उभयनिष्ठ लेंगे तो 10x उभयनिष्ठ आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 10x - 1। और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ लेंगे हम -1, तो यहाँ पे भी बच जाएगा 10x - 1 बराबर 0। ठीक है बच्चों, अब आप 10x - 1 को क्या ले लें, उभयनिष्ठ ले लें, तो आगे भी आपके पास क्या बच जाएगा, 10x। आगे भी क्या बचेगा बच्चों आपके पास, 10x - 1 ही बचेगा। देखिए बच्चों ये 10x और ये -1 बराबर 0। अब अगर आप इस वाले 10x को क्या लेते हैं, यदि
ये 10x माइनस 1 बराबर 0 लेते हैं तो यहाँ पर x का मान 1/10 आ जाएगा। और यदि इधर वाले दूसरे वाले गुणनखंड को 0 के बराबर लेंगे तो भी आपके पास x का मान कितना आ जाएगा बच्चों, 1/10 ही आएगा। तो यहाँ आपने देखे इस द्विघात समीकरण के दोनों हल क्या हैं, एक जैसे हैं। जैसे कि एक प्रश्न जब हमने किया था वहाँ पर द्विघात बहुपद के दोनों शून्य समान थे, तो यहाँ पर भी हल भी क्या हो सकते हैं, जितने हल होंगे 2 हल होंगे, दोनों समान भी हो सकते हैं, हो सकता है दोनों असमान हो, और ऐसा भी हो सकता है बच्चों कि किसी द्विघात समीकरण का हल विद्यमान ही नहीं हो। उसकी चर्चा हम आगे आने वाले वीडियोज में करेंगे, आगे आने वाले पार्ट्स में करेंगे बच्चों। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि ये जो द्विघात समीकरण था इसके 2 हल हैं और दोनों कैसे हैं, समान हैं, 1/10 और 1/10। दोनों हल क्या हैं, 1/10 ही हैं। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। प्रश्न संख्या 2 का भाग 5। प्रश्न संख्या 2 का भाग 5 देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको ये जो समीकरण दे रखा है द्विघात समीकरण, ये भिन्नों के रूप में दे रखा है और इसकी फॉर्म कैसी नहीं है, इसकी शकल ax² + bx + c के जैसी नहीं है। जब तक हम उस शकल में इसको नहीं बदलेंगे तब तक हम गुणनखंड विधि अप्लाई नहीं कर सकते बच्चों। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि अप्लाई करने के लिए इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ हम लिखते हैं इसका हल, पहले लिख लेते हैं जो समीकरण हमें दे रखा है 1/x - 2 प्लस 2/x - 1 बराबर 6/x। और यहाँ बच्चों x की जगह 1, 2 या 0 आप नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने x की जगह 2 लिया तो यहाँ बटे में 0 बन जाएगा और 0 का बटे में आने का मतलब है अनंत बन जाएगा। यहाँ अगर 1 लेते हो तो भी और 0 लेते हो तो भी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको ये समझना है कि इस प्रश्न में आपको x की जगह 1, 2 और 0 नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखिए हम लेंगे क्या, इन दोनों का एलसीएम। तो x - 2 और x - 1 का एलसीएम, इन दोनों का प्रोडक्ट ही आ जाएगा। इसको x - 1 को किससे गुणा करके लिखेंगे, 1 से, x - 1 प्लस 2 से किसको गुणा करेंगे, x - 2 से। इस तरीके के बीजीय व्यंजकों के प्लस माइनस आपको आने चाहिए बच्चों, आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं। यहाँ बराबर में क्या चल रहा है बच्चों, 6/x। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, पहले जो भी हर में आपको बीजीय व्यंजक दे रखे हैं उनके क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में प्रत्येक हर का भाग लगाएंगे, बचे हुए को अंश से गुणा करके लिखेंगे, जैसा कि हम साधारण भिन्नों के जोड़ बाकी में, जोड़ना घटाना में करते हैं। अब 1 को इससे गुणा कर दीजिए बच्चों, क्या आएगा आपके पास, x - 1 ही आएगा। 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2x - 4 आएगा। और यहाँ पर देखो बच्चों, इनको जब आप गुणा करोगे तो x गुणा x - 1 -2 को हम x - 1 से गुणा करेंगे। और इधर क्या चल रहा है बच्चों, 6/x चल रहा है। आगे देखिए बच्चों क्या चल रहा है हमारे पास, इधर तो देखिए x और 2x कितना हो गया बच्चों, 3x और 3x चल रहा है। और -1 और -4 कितना हो जाएगा बच्चों, -5 हो जाएगा। और बटे में देखिए बच्चों, x को जब x - 1 से गुणा करेंगे तो x², इसको मैं यहाँ एक बार के लिए लिख देता हूँ, ये हो जाएगा बच्चों 3x - 5 बटे x को इससे गुणा करेंगे तो x² - x - 2x + 2 आएगा क्या, बराबर 6/x। क्लियर है इतना बच्चों। यहाँ आगे देखिए 3x - 5 बटे x² - 3x + 2 हो गया, x² - 3x + 2 बराबर में क्या चल रहा है, 6/x। ठीक है बच्चों, इसी को हम आगे लिख लेते हैं, 3x - 5 और अपॉन में क्या था, x² - 3x, x² - 3x + 2 और बराबर में कितना, 6/x। तो यहाँ देखिए बच्चों, अब इधर भी आपके पास एक भिन्न है और दूसरी तरफ भी क्या है, एक भिन्न है। इसको हम कैसे करते हैं, रेखिक रूप में लाने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, हम वज्र गुणा करते हैं। तो हम लिखेंगे वज्र
गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर आपको मिल जाएगा 6, तो किससे गुणा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 से, और बराबर ये जो x है वो किससे गुणा होगा, 3x माइनस 5। क्रॉस वाइज आप मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, ये एरो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाए हैं, आपको प्रश्न में या नोटबुक में जब आप इस प्रश्न को हल करें तो ऐसा नहीं लगाएं। ठीक है, अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x। ठीक है, सबको इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x में प्लस के 5x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 13x और प्लस में कितना है 12 बराबर 0। ठीक है बच्चों, कैलकुलेशन देखिए एक बार, माइनस 18 में प्लस के 5 करोगे तो माइनस के 13 ही आएंगे। और अब हम क्या करेंगे इसमें, ये अब हमारे पास आ गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का। अब हम इसमें गुणनखंड विधि अप्लाई कर देते हैं बच्चों। और गुणनखंड विधि क्या है, सबसे पहले a को c से गुणा करो, 3 गुणा 12 जब आप करोगे तो प्लस का कितना आएगा, 36 आएगा। और 36 के ऐसे 2 गुणनखंड आपको पता करने हैं जिनको जोड़ने पर क्यों, क्योंकि 36 किसका है, प्लस का, जोड़ने पर मध्य पद का संख्यात्मक मान अर्थात 13 आए। तो देखिए बच्चों, 36 को जब आप टुकड़े करेंगे, गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणा 36 कर सकते हैं, जोड़ के देखिए 13 आएगा क्या, नहीं आएगा। 36 को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 2 गुणा 18, जोड़ के देखिए 13 आ रहा है क्या, बिल्कुल नहीं आ रहा। फिर आप 36 को लिख सकते हैं 4 गुणा 9, अब जोड़ के देखिए बच्चों क्या 13 आ रहा है क्या, बिल्कुल 13 आ रहा है। तो आप 13 की जगह क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 9 लिख सकते हैं। तब आप इसको लिख देंगे 3x स्क्वायर माइनस 13 की जगह 4 प्लस 9 बाहर x प्लस 12 बराबर 0। और अब आप मध्य पद को अब विभाजन कर दीजिए, 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 9x प्लस कितना बच्चों 12 बराबर 0। अब आप क्या करेंगे, प्रथम 2 और अंतिम 2 में से उभयनिष्ठ लेंगे। तो प्रथम 2 में से सिर्फ x उभयनिष्ठ आ रहा है, x उभयनिष्ठ लेने से आपके पास 3x माइनस 4 बचेगा। अंतिम 2 में से आपके पास 3 उभयनिष्ठ आ रहा है तो 3x माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ से आपको 2 रेखिक समीकरण मिल जाएंगे जिनसे आप x का मान निकाल लेंगे। यदि आप लेते हैं 3x माइनस 4 बराबर 0, तब तो आपके पास x का मान 4/3 आएगा बच्चों। और तथा यदि आप क्या लेते हैं, यदि आप लेते हैं x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान आपके पास कितना आ जाएगा बच्चों, 3। अतः अभिष्ट हल हमारे पास क्या है, 4/3 और 3 बच्चों। ठीक है, इस तरीके से आप इसको नोट कर लीजिए। वापस से देखिए एक बार, पहले जो आपको समीकरण जिस रूप में दे रखा था, हमने क्या किया, उसको सरलतम रूप में लिखा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हम लेके आए। उसके बाद हमने क्या किया, गुणनखंड विधि अप्लाई की। और गुणनखंड विधि अब तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी, हर एक पद आपको उसका रट गया होगा। ABC नोट करना, a गुणा c करना, प्रथम 2 में से कॉमन लेना, अंतिम 2 में से कॉमन लेना, रेखिक समीकरणों को 0 के बराबर करना, x के दोनों मान निकाल लेना, ये आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा बच्चों। आज की वीडियो में इतना ही बच्चों। आगे वाले वीडियो में मैं कराऊंगा इसके बचे हुए प्रश्न, उनको भी आप अपने नोटबुक में कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।